అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ October 17th. కుండకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్ సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. See you all there. Bye. नाजरीन आदाब, में हूं अफशर नबीन, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपती और 60 दिगर नक्सलियों का हथियार डालना, महाराष्ट्र में नक्सली तहरीक के खात्मे का है आगाज, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाविकास अखाड़े के लीडरों ने आज दूसरे दिन भी रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसरान से की मुलाकात, इंतखाबी शफाफियत पर दिया जोर। एनसीपी ने पार्टी एमएलए संग्राम जगताप को मुतनाज़ा रिमार्क्स पर जारी किया वजह बताओ नोटिस, मुंब्रा में जगताप के खिलाफ एहतजाज। विसाई विरार अराजी घोटाला, बॉम्बे कोर्ट ने आईएएस अफसर अनिल कुमार पवार की गिरफ्तारी को करार दिया गैर कानूनी, रिहाई का दिया हुक्म। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नक्सल भोपती और 60 दिगर नक्सलियों का हथियार डालना महाराष्ट्र में नक्सली तहरीक के खात्मे का आगाज है। फडणवीस ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना में पूरा रेड कॉरिडोर नक्सलिज्म से पाक हो जाएगा। वाज़ेह है कि एम वेणुगोपाल राव उर्फ भोपती ने 60 दिगर नक्सलियों के साथ मिलकर गढ़चिरौली जिले में कल खुद सपुर्दगी की थी। आज एक तकरीब में नक्सलियों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने हथियार डाले। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि अब मुट्ठी भर नक्सलाइट्स बाकी हैं और इन्हें भी खुद सपुर्दगी करनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि गढ़चिरौली मुल्क में नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई की क़यादत कर रहा है। देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C60 ने अबू जमाल के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयां की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। अब चूंकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी, और विशेष रूप से तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ। और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा।
महाविकास अखाड़ी के लीडरों ने आज दूसरे दिन भी रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मुलाकात की। इस वक्त में शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, एमएनएस सदर राज ठाकरे, कांग्रेस के सीनियर लीडरान विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोराट, एनसीपी एसपी के लीडर जुनेद पाटिल के अलावा महाविकास अखाड़ी में शामिल दीगर पार्टियों के लीडरान शामिल थे। इस दौरान वफ्द ने वोटर लिस्ट में खामियों की निशानदेही की और इसे दूर करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। वफ्द ने ईवीएमवी, वीवीपैट समेत दिगर मामले में कमीशन के सामने उठाए। महाविकास अखाड़ी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बाद इत्तेहाद में शामिल लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के असेंबली इंतखाबात से पहले भी एमवीए ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था कि बीजेपी वोटर लिस्ट में लोगों को शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी रोको की जाए और शफाफियत के साथ इंतखाबात कराए जाए। आता जसं या दोघांनी सांगितलं, अगदी हे पुरावे, ही काही यादी आम्ही घरी नाही छापलेल्या. एकेका व्यक्तीचं नाव 4-4 ठिकाणी आहे, एका जागेवरती 200-200 नावं नोंदलेत. हा सगळा लोकशाहीचा खेळ खंडोबा चाललाय. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना आम्ही सांगितले की एक तर इलेक्शन म्हणजे निवडणूक घ्यायची असेल ती निष्पक्षपातीपणाने झाली पाहिजे, नाहीतर इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा. तेवढंच आता राहिलेलं आहे. दोघांशी बोलताना थोडंसं आमच्या लक्षात आलं, मी त्यांचा अपमान करू इच्छित नाही, पण हे जे समोर आमच्या बसलेत ते आयुक्त म्हणून काही त्यांच्याकडे अधिकार आहेत का आम्ही कठपुतळी बाहुल्यांशी बोलतोय आणि त्यांची दोन वरती कुठेतरी आहेत, ते वरनं जशी बोटं हलतील तशी इकडे हालचाली होतात की काय. वरती यादी जाहीर केली ज्याच्यामध्ये फक्त नावं आहेत, फोटो नाही, पत्ता नाही, काही नाही. आणि मग काल आम्ही जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी बोलत होतो त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की नाही, हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे येतं. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे आम्ही भेटल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग म्हणते हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे येतं. दोघेही प्रतिनिधी हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेच प्रतिनिधी आहेत आणि म्हणजे महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांना या संपूर्ण मतदार याद्या न दाखवण्याचं याच्यात काय मिळणार तुम्हाला, यात फक्त घोळ होणार आहे. आणि आता आम्ही फक्त त्यांच्यासमोर एवढंच सांगितलं की या मतदार याद्या जोपर्यंत सुधारणा होत नाही, तुमची सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका तुम्ही घेऊ नका. आणि संध्याकाळी 5 नंतर कुणी किती मतदान केलं हे कधीच जाहीर करण्यात आलं नाही. एकदम दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी फायनल टॅली जाहीर करण्यात आली. हे पारदर्शकतेच्या प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. आणि आम्ही विधानसभेला ज्या मतदार याद्या पाहिल्या, ज्या मतदान याद्यांनी हा निकाल आला, तर 1 जुलैला तुम्ही आता या राज्य आयोगाला दिलेली, त्या अगोदर कोणतंही पुनर्विलोकन जे असतं हे 6-7 महिन्यामध्ये करण्यात आलेलं नाही. कोणत्या दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या नाही. पुन्हा नवीन नावं नोंदण्याकरता जी मोहीम करण्यात आली नाही आणि त्यामुळे सगळ्या दोषासहित एनसीपी एसपी के लीडर जितेंद्र रोहाट का कहना है कि जमहूरियत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वोटर लिस्ट में खामियों को दूर करने के बाद ही इलेक्शन कराया जाए। ऐसा यार, हम लोगों ने स्ट्रेट मांग की है कि जो मतदार यादी में घोटाला है, और ये आज हम नहीं बोल रहे, हम 18 अक्टूबर 2024 में कह चुके कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे सर्वर्स मैनेज किए जा रहे हैं, वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं, वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हारने के बाद सत्ताधारियों में जो खलबली मच गई थी, इसका ये परिणाम है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है, ये आज नहीं कह रहा हम। हमने 18 अक्टूबर 2024 को ये कहा था कि तुम्हारे सर्वर मैनेज हो रहे हैं। देखो, हम अगर आज कहते तो आप कह सकते थे कि तुम डर गए हो। हमने विधानसभा चुनाव के पहले चोखालिंगम साहब को मैं खुद मिला था और ये खत दिया था कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी गणतंत्र को बचाना ये मेरा काम है, ये लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। ये एक आदमी है अंतेश्वर गंगाराम शिंदे, एक आदमी का नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बार होना चाहिए, इसका 4 बार नाम है। ऐसे हमने कम से कम अपने हाथ से 200 आज एविडेंसेस दिए कि ये देखो 200 ये देखो ये ऐसे हजारों है। अब डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स ये टूल है ना, उसको एआई में डाल दिया तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट नेम वैसे ही निकल जाएंगे। अनाउंस करो कि 8 दिन में ये डुप्लीकेशन रहेगा तो नाम निकाले जाएंगे, आ जाओ और खड़े रहो ऑनलाइन में। कर रहे हैं क्या? ऐसा है।
शिवसेना यूपीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडरों की बात सुनी है और इसके मुतालबात पर गौर करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी वफ्द में शामिल होने की दावत दी गई थी, लेकिन बीजेपी इसमें शामिल नहीं हुई। सभी बड़े नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, बाला साहब थोराट जी और सभी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र के जो लिंगम साहब हैं उनसे मुलाकात की। उनके साथ साथ जो दिनेश कुमार वाघमारे साहब जो कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव के अधिकारी, उनसे मुलाकात की और कल वाली बात को आज भी रिपीट किया कि जो मतदार यादी है, जो चुनाव में लोग वोट करते हैं, जब उनकी यादी बनती है, उनका नामांकन होता है, तो उसमें बहुत सारी धांधलियां हैं, बहुत सारी अनियमितता है और एक जगह पर 50 आदमी का नाम है, एक घर में 100 आदमी का नाम है, किसी की उम्र 114 साल है, कोई 10 जगह मतदार संघ में अपने आप को यादी में रखा हुआ है। तो ये सब चीजें जब तक आप दुरुस्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप चुनाव, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, वो आप मत करवाइए। चुनाव आयोग ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अंत में कहा कि हम सकारात्मक चर्चा तक पहुंचे हैं, हमें 2-4 दिन का समय दीजिए, ये हमारे पास अधिकार नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठा है उनसे हम बातचीत करेंगे, हम तो सिर्फ चुनाव कंडक्ट करते हैं, यादी बनाने का जो काम है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन है। उनके प्रतिनिधि जो श्रीलिंगम जी थे वो भी थे और वाघमारे भी जी थे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने पुणे का दौरा किया। उन्होंने शनिवार पेट इलाके में तानपुर पुल के कामों का जायजा लिया। इसके अलावा नायब वजीर आला ने इलाके में दीगर तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और मुआयना वक्त पर उनकी तकमील करने की हुक्काम को हिदायत दी। आज मी पिंपरी चिंचवडच्या परिसरामध्ये आहे। हर्डीकरांच्याकडे सध्या मेट्रोचा मेट्रोची जबाबदारी आहे, परंतु ॲडिशनल चार्ज PCMCचा दिलेला आहे, कारण PCMCचे कमिशनरांना कुंभमेळ्याच्या करता नाशिकला ट्रान्सफर करण्यात आलेली आहे। तर सकाळी मी नेहमीप्रमाणे पिंपरी चिंचवडला निघणार होतो, पण हर्डीकरांनी मला सांगितलं की दादा पहिल्यांदा 7 वाजता आपण इथं येऊया, इथं तुम्ही 7:45ला या आणि हा ब्रिज बघा। अशाच पद्धतीच्या दुसऱ्याही ब्रिजचं काम चाललेलं आहे आणि जर कोणी अधिकारी चांगलं काम करत असतील तर आम्ही पण ते पाहिलं पाहिजे, चांगल्या कामाचं कौतुक पण केलं पाहिजे। आता येताना ब्रिजवरनं बरेचशा आमच्या नागरिक भेटले, त्यात महिला होते, त्यात पुरुष होते। त्यांनी त्यांच्या काही गोष्टीचं त्यांनी कौतुक केलं। ब्रिज खूप सुंदर झाला आहे, जायला यायला सोयीचं झालं आहे। बोलता बोलता आपण पलीकड पेठेत कधी गेलो ते कळत नाही, पेठेतनं जंगली। अजीत पवार की ज़ेर क़यादत एनसीपी ने पार्टी के एमएलए संग्राम जगताप को उनके मुतनज़्ज़ा रिमार्क्स पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। जगताप ने हाल ही में कहा था कि हिंदुओं को दिवाली का सामान सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदना चाहिए। अजीत पवार ने जगताप के बयान को नाकाबिल कबूल और मुकम्मल तौर पर गलत करार देते हुए मजम्मत की। उन्होंने मजीद कहा कि ये रिमार्क्स एनसीपी के नजरिए के खिलाफ है और पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बारे में चर्चा हुई है, अजीत पवार जी इनसे ही विस्तृत में बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से आपको नोटिस दी गई है, उसके ऊपर भी बात हुई है और उस बारे में हम निश्चित रूप से उसके ऊपर जो आंसर है वो भी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपने स्टेटमेंट दिया उसको, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज में अलग अलग कोई एक मसला रहता है, तो उस तरीके से देखा जाए तो वो अलग पार्टी लेवल का अलग विषय, और ये जो आप बात कर रहे हैं वो अलग लेवल का विषय। मुमरा में एनसीपी के एमएलए संग्राम जगताप के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एनसीपी शरद पवार पार्टी के एमएलए जितेंद्र रोहाट के हामियों ने सख्त एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि जगताप ने दिवाली पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करने की बात कही है। संग्राम जगताप जो है उसने जो जातिवादक जो वक्तव्य किया उसका निषेध करके हम लोग ने आज बच्चे को उनके पोस्टर पे मुता के उनका जो निषेध किया हुआ। प्रोटेक्ट में महिलाएं भी थी, महिला का हम लोग सम्मान करते, महिलाओं के सामने ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग संग्राम
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विसाई विरार म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल कुमार पवार की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने अनिल कुमार पवार को शराइत पर रिहा करने की हिदायत दी है। अदालत ने नोट किया कि ईडी के पास गिरफ्तारी के वक्त अनिल पवार के खिलाफ कोई ठोस मवाद नहीं था। अदालत ने हुक्म पर रोक लगाने की ईडी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अनिल पवार को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। ये इल्जाम है कि पवार समेत दिगर सीनियर ओहदेदारों ने तकरीबन 60 एकड़ पर फैली गैर कानूनी तामीरात को नजरअंदाज करने के लिए भारी रिश्वत ली थी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा की रिहाई और बेगुनाहों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया को आई लव मोहम्मद बैनर तनाज़े के हवाले से एक दरख्वास्त भेजी है। मेमोरेंडम दिया गया है, क्या मांगे आप लोगों को? डिविजनल कमिश्नर को जो मेमोरेंडम दिया गया है, भारत में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो यूपी और महाराष्ट्र में प्रकरण हुए हैं, इसको हम कंडेम करते हुए गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, गिरफ्तारियां की है, उसमें FIR काटे हैं, तकरीबन 4,500 से ज़्यादा जो है लोगों के खिलाफ केसेस किए हैं और तकरीबन 45 से ज़्यादा FIR कटी है। तो इसके खिलाफ ये मेमोरेंडम हम देने के लिए आए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू डिविजनल कमिश्नर, और इनसे हमने बात की कि यूपी के CM को जो बात करने। जालना शहर के नया मोंढा रोड पर पांजरपुल ग्राउंड में एक पटाखा बाजार कायम किया गया है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर ये बाजार कायम किया गया है। समाजी कारकुन साद बिन मुबारक ने पटाखा बाजार को ना हटाने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी है। साद बिन मुबारक ने यह भी कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए जिला कलेक्टर और कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। आज हमारे जालना शहर में भारतीय स्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जहां प्रशासन ने जो जगह तय की गई है पटाखों की दुकानों के लिए, जैसा आजाद मैदान और घोगरे स्टेडियम, 2 जगह तय की गई है, लेकिन आज जो अवैध तरीके से जो पांजरपुल मोंडे के सामने जो गुंडागर्दी करके और सत्ताधारियों के दबाव में आके वहां जो आज बाजार भराया जा रहा है, इसके पहले भी एक अलंकार के पास ऐसी हमारे गणपति मूर्ति विक्रेताओं के लिए अवैध रीत्या जो बाजार भराया गया था, वहां एक मासूम की जान चली गई थी करंट लग के, और आज तक उस पर कोई पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई नहीं किया, महानगर पालिका आयुक्त ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। आज वो बेखसूर तो मारा गया। तो आज जो सत्ताधारी पार्टियों के गुंडागर्दी दम पे जो आज ये अवैध तरीके से जो बाजार भराया जा रहा है पांजरपुर में, इसमें आयुक्त साहब ने हालांकि उनको परमिशन नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वो बाजार भराया जा रहा है। तो ये बाजार तत्काल इनको बंद करना चाहिए, और अगर जो यहाँ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार जिलाधिकारी और महानगर पालिका आयुक्त और पुलिस प्रशासन रहेगा। और अगर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में हालिया शदीद बारिशों से मुतासिरा किसानों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का अतिया दिया है। MCA के सदर अजंक्यात नायक ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके उन्हें एक चेक पेश किया। इमदाद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से 1 करोड़ और मुंबई के सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से 25 लाख रुपए शामिल हैं। मारूफ अदाकार पंकज धीर चल बसे। BR चोपड़ा के सीरियल महाभारत में कर्णा का यादगार किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए पंकज ने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अचानक उनके इंतकाल की खबर ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को भी गम में मुब्तला कर दिया है। फिल्मी दुनिया समेत दिगर शख्सियात ने पंकज धीर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। खारघर डिवीजन के तलोजा गांव में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद अब मासूम बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा बन रही है। इलाके में खेलने वाले 3 साला बच्चे मुस्तफा को आवारा कुत्तों ने
अचानक हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। हमले में मुस्तफा के होठों और नाक पर शदीद चोटें आईं। जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर कालमबोली के MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन इसके जख्मों की शिद्दत को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे मुंबई अस्पताल रेफर कर दिया। इस वाक़े से लोगों में शदीद गुस्सा और गम है। लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात ना किए गए तो एहतजाज किया जाएगा। थाने के कल्याण पाटरा के करीब कल रात आग लगने का वाकया पेश आया। टायर की दुकान में आग लगी थी। महकमा फायर की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने रियासत से बाहर से मंशियात सप्लाई करने वाले एक घरवा का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कोडियन सिरप की 18,000 बोतलें, एक होंडा कार और एक मोबाइल हेडसेट के अलावा 77 लाख रुपए बरामद किए हैं। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये गेल्या वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावरती नार्कोटिक्स विरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे। गेल्या 2 वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणावरती कारवाई शहरामध्ये झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण 400च्या वर आरोपी अटक केलेले आहेत। प्रामुख्याने सप्टेंबर महिन्यामध्ये आपण वाळूज पोलीस स्टेशन मध्ये कफ सिरप, ज्याच्यामध्ये कोडिन फॉस्फेट कंटेंट असलेले कफ सिरप आपण मोठ्या प्रमाणावरती पकडलेले होते। जवळपास 12.5 लाखाचा माल त्यात जप्त केलेला होता आणि शहरातील आणि नाशिकचे काही आरोपी म्हणून 41 आरोपी त्यात निष्पन्न केलेले होते आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।